हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, यानी मौर्य वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो देखिए, मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है 322 ईसा पूर्व में जो है वो किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी या फिर उसका पुत्र का नाम क्या था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था ना, यह आपका बिंदुसार था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश का सबसे महान जो शासक था ना, यह आपका सम्राट अशोक था। और सम्राट अशोक के द्वारा ही जो है लोगों को अपने संदेश पहुंचाने के लिए जो है शिलालेखों का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। और सम्राट अशोक के ज़्यादातर जो शिलालेख थे ना, ये आपके प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में जो ये आपके लिखे गए थे। मौर्य वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ना, यह आपका बृहदत्त मौर्य था। और बृहदत्त मौर्य की हत्या करके ही जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना जो है 127 ईसा पूर्व में जो वो किया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मौर्य वंश के बाद आपका कौन सा वंश आया था, तो ये आपका शुंग वंश आया था। और शुंग वंश की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 127 ईसा पूर्व में जो वो किया गया था। इसके अलावा अगर अन्य राजवंशों के संस्थापक की बात कर ले तो देखिए, अगर नंद वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो देखिए, नंद वंश का जो संस्थापक था ना, यह आपका महापद्म या फिर उग्रसेन जो है इस वंश का जो वो संस्थापक था। और नंद वंश के अगर अंतिम सम्राट का अगर पूछा जाए तो देखिए, नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था ना, यह आपका धनानंद था। मौर्य वंश का तो मैंने आपको बता दिया है। गुप्त वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो देखिए, गुप्त वंश की जो स्थापना है ना, ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो वो किया गया था। और इस वंश का आपका जो सबसे महान शासक था यानी अंतिम जो सम्राट था ना, यह आपका स्कंद गुप्त था। वहीं अगर शुंग वंश की बात कर ले तो शुंग वंश का भी मैंने आपको बता दिया है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 127 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना जो है बृहदत्त की हत्या करके जो है ये आपका किया गया था। और इस वंश का जो अंतिम सम्राट था ना, ये आपका देवभूमि था। सातवाहन वंश का अगर पूछा जाए तो देखिए, सातवाहन वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके सिमुक के द्वारा जो है वो किया गया था। और सातवाहन वंश का सबसे जो आपका महान शासक था ना, यह आपका सातकर्णी था। एग्जाम में पूछा जाता है कि सातकर्णी का संबंध ये जो है किस वंश से है, तो ये आपका सातवाहन वंश से है। चालुक्य वंश, जिसे वातापी भी कहा जाता है, तो देखिए, चालुक्य वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके पुलकेशिन प्रथम के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके अगर अंतिम सम्राट की बात कर ले तो देखिए, कीर्तिवर्मन चालुक्य ये जो आपके अंतिम सम्राट थे। चौल वंश की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना ये आपका विजययाला के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके जो अंतिम सम्राट थे ना, ये आपके अथि राजेंद्र थे। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है ये आपका दंती दुर्ग के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके अंतिम सम्राट जो है ये आपके इंद्र चतुर्थ थे। सोलंकी वंश की जो स्थापना है ये आपका मूलराज प्रथम के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश की जो स्थापना है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके अंतिम शासक की बात कर ले तो ये आपके मुइजुद्दीन कैकाबाद ये जो आपके अंतिम शासक थे। खिलजी वंश की जो स्थापना है ये आपके जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो वो किया गया था। और खुसरो खान जो है ये आपके खिलजी वंश के जो वो अंतिम सम्राट थे। तुगलक वंश की जो स्थापना है ये आपके गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके अंतिम सम्राट जो है ये आपके फिरोज शाह तुगलक थे। लोधी वंश की जो स्थापना है ये आपके बहलूल लोधी के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके अंतिम सम्राट जो है ये आपके इब्राहिम लोधी थे। मुगल वंश की जो स्थापना ये आपका 1526 में जो है बाबर के द्वारा जो वो किया गया था। और मुगल वंश के जो अंतिम शासक थे ये आपके बहादुर शाह द्वितीय थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है,
तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है ये आपका केमिकल फार्मूला जो है वो पूछा गया था। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला होता है ना, ये आपका NaHCO3 होता है। तो NaHCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग ये जो है कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपका खाना पकाने में किया जाता है। इसके अलावा कीट नियंत्रण में किया जाता है और आग बुझाने वाले जो यंत्र होता है ना, इस रूप में जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य केमिकल फार्मूला की बात कर लें जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि साधारण नमक का पूछा जाता है, तो देखिए साधारण नमक का जो केमिकल फार्मूला होता है ना, ये आपका NaCl होता है। बेकिंग सोडा का तो मैंने आपको बता दिया कि इसका जो आपका रासायनिक नाम होता है ये आपका केमिकल सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका जो आपका फार्मूला ये आपका NaHCO3 होता है। धावन सोडा की बात कर ले तो देखिए धावन सोडा का जो आपका फार्मूला होता है ना, ये आपका Na2CO3.10H2O होता है। वहीं अगर आपसे सफ़ेद लेड का पूछ ले तो देखिए सफ़ेद लेड का जो फार्मूला होता है ना, ये आपका 2PbCO3.PbOS2 का होल ट्वाइस होता है। नमक का अम्ल का अगर पूछा जाए तो HCl जो होता है इसका फार्मूला होता है। आपके सोरे का अम्ल का अगर पूछा जाए तो HNO3 जो है इसका जो वो केमिकल फार्मूला होता है। अम्ल राज का अगर पूछा जाए तो देखिए अम्ल राज का जो आपका केमिकल फार्मूला है ना, ये आपका HNO3 + HCl और ये जो आपका कितना रेशियो होता है तो 1:3 का होता है। शुष्क बर्फ का अगर केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो ये आपका CO2 होता है। सुहागा का अगर पूछा जाए तो देखिए सुहागा का जो केमिकल फार्मूला है ना, ये आपके Na2B4O7.10H2O होता है। कास्टिक सोडा का अगर पूछा जाए तो NaOH इसका फार्मूला होता है। फिटकिरी का अगर फार्मूला आपसे पूछा जाए तो देखिए फिटकिरी का जो फार्मूला है ना, ये आपका K2SO4.Al2 SO4 का होल थ्राइस होता है। इसके अलावा .24H2O ये जो आपका फिटकिरी का जो वो फार्मूला होता है। हरा कशिश का अगर पूछा जाए तो देखिए हरा कशिश का जो केमिकल फार्मूला है ना, ये आपका FeSO4.7H2O होता है। लाल दवा का अगर पूछा जाए तो इसका जो केमिकल फार्मूला है ये आपका KMnO4 होता है। कास्टिक पोटास का KOH इसका केमिकल फार्मूला होता है। सोरा का KNO3 आपका होता है। विरंजक चूर्ण का जो है ये आपका CaOCl.Cl होता है। चूने का पानी का अगर पूछा जाए तो देखिए CaOS2 का होल ट्वाइस आपका चूने का पानी का जो है केमिकल फार्मूला होता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जाता है तो देखिए जिप्सम का जो होता है ना, ये आपका CaSO4.2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर पूछा जाए तो CaSO4.5H2O होता है। वहीं अगर चौक का पूछा जाए तो देखिए चौक का जो केमिकल फार्मूला है ना, ये आपका CaCO3 होता है। चूना पत्थर का अगर पूछा जाए तो ये आपका चूना पत्थर का जो केमिकल फार्मूला है ना, यानी चौक, चूना पत्थर और संगमरमर तीनों का ही जो केमिकल फार्मूला ये आपका CaCO3 होता है। नौसादार का अगर पूछा जाए तो NH4Cl होता है। लाफिंग गैस का अगर पूछा जाए तो ये आपका N2O होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट की अगर बात कर ले तो इंपॉर्टेंट में आपका जो है अल्कोहल का आ जाता है। तो अल्कोहल में जो आपका केमिकल फार्मूला है ये आपका C2H5OH, ये जो आपका अल्कोहल का केमिकल फार्मूला होता है। चीनी का अगर पूछा जाए तो देखिए चीनी का जो केमिकल फार्मूला है ना, ये आपका C12H22O11 होता है। इसके अलावा अगर अंगूर के रस, ग्लूकोज या फिर अंगूर के रस का अगर केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो देखिए C6H12O6, ये जो आपका अंगूर का रस का जो है केमिकल फार्मूला होता है। बेंजीन का अगर पूछा जाए तो C6H6 जो इसका फार्मूला होता है। यूरिया का अगर पूछा जाए तो NH2CONH2, ये जो आपका यूरिया का केमिकल फार्मूला होता है। लाल सिंदूर का भी जो आपका पूछा जाता है तो देखिए Pb3O4, ये जो आपका लाल सिंदूर का केमिकल फार्मूला होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला थे मैंने आपके आगे की शिफ्टों के लिए जो आपको बता दिया है, तो इसके लिए आप वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ लोवेस्ट लिटरेसी रेट, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे कम साक्षरता दर वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो देखिए 2011 की जनगणना की बात कर ले तो ये आपका 15वीं जनगणना था और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। वहीं अगर साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए सबसे कम जो साक्षरता दर वाला जो आपका यूटी रहा था ना, ये आपका दादर और नगर हवेली रहा था। दादरा और नगर हवेली का जो आपका साक्षरता दर है ये आपका 76.24% रहा था, जहाँ पर पुरुषों का जो लिटरेसी रेट है ये आपका 85.17% रहा था और महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है ये आपका 64
0.32% रहा था। तो दादरा और नगर हवेली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सबसे कम ओवरऑल अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे कम जो आपका साक्षरता दर है ना, ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार राज्य का जो लिटरेसी रेट है ना, ये आपका ओवरऑल 61.80% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 71.20% रहा था, और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 51.50% रहा था। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य रहा था, तो देखिए दूसरे स्थान पे जो ये आपका राजस्थान राज्य रहा था। ओवरऑल में राजस्थान जो ये आपका तीसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य रहा था, लेकिन महिला में पूछा जाए तो ये आपका दूसरे स्थान पे रहा था। महिला में जो राजस्थान का जो साक्षरता दर है ना, ये आपका 52.12% रहा था। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर भारत का लिटरेसी रेट की बात कर ले तो देखिए भारत का जो लिटरेसी रेट है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 82.14% रहा था, और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 65.46% रहा था। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य या ओवरऑल अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य का रहा था, जो कि आपका 94% रहा था। और आप पुरुष का भी देख सकते हैं और महिलाओं का भी जो आप साक्षरता दर देख सकते हैं। उसके बाद क्रम में आपका दूसरे नंबर पर जो ये आपका लक्षद्वीप रहा था। लक्षद्वीप का जो आपका लिटरेसी रेट है ये आपका 91.85% रहा था। तीसरे स्थान पे जो आपका मिजोरम राज्य रहा था। चौथे स्थान पे आपका गोवा राज्य रहा था। पांचवें स्थान पे जो आपका त्रिपुरा राज्य रहा था, और छठे स्थान पे जो ये आपका दमन और दीव का रहा था, और सातवें स्थान पे जो है ये आपका अंडमान और निकोबार आइसलैंड का रहा था। तो ये क्रम भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्हाट काउजेज द रेड कलर इन टोमेटोज, यानी जो आपका जो टमाटर में जो लाल रंग होता है ना, ये किसके कारण होता है। तो देखिए आपके टमाटर में जो लाल रंग होता है ना, ये आपके लाइकोपीन नामक जो है आपका वर्णक के कारण होता है। तो लाइकोपीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका लाइकोपीन जो है ना, ये आपका एक कैरोटीन है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर गाजर का लाल रंग पूछा जाए तो देखिए गाजर का जो लाल रंग है ना, ये आपका बीटा कैरोटीन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग अगर पूछा जाए तो देखिए प्याज का जो लाल रंग होता है ना, ये आपका एंथोसाइनिन या फिर एंथोएक्सिन की उपस्थिति के कारण जो है प्याज का जो रंग है ये आपका लाल होता है। चुकंदर में अगर पूछा जाए तो देखिए चुकंदर का जो लाल रंग है ना, ये आपके बिटानिन नामक एक यौगिक के कारण होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मिर्च में अगर लाल रंग पूछा जाए तो देखिए मिर्च में जो आपका कैप्सेंथिन नामक पिगमेंट के कारण जो है मिर्च का जो कलर होता है ना, वो लाल रंग का होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापक कनक रेले का जो संबंध है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है ये आपका मुंबई में किया गया था, और इसकी जो स्थापना है ये आपका कनक रेले के द्वारा जो वो किया गया था। और कनक रेले का जो संबंध है ना, ये आपका मोहिनी अट्टम नृत्य से है। तो मोहिनी अट्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। और मोहिनी अट्टम जो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल राज्य का जो वो शास्त्रीय नृत्य है। और अगर कनक रेले की बात कर ले तो देखिए कनक रेले जी को जो है 1989 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2013 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1994 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कालिदास सम्मान दिया जाता ना, इन्हें 2006 में जो है कालिदास सम्मान से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर मोहिनी अट्टम के कुछ प्रमुख कलाकारों की नाम की अगर बात कर ले तो देखिए सुनंदा नायर, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जयप्रभा मीनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता, रेमा श्रीकांत, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोहिनी अट्टम में जो है किस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो देखिए मोहिनी अट्टम में आमतौर पर जो है ये आपका मृदंगम, इदक्का, बांसुरी, वीणा और कुजी तलम जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के साथ कितने देश जो है ये आपके भूमि सीमा साझा करते हैं। तो देखिए भारत के साथ टोटल आपके 7 देश जो है ये आपके भूमि सीमा साझा करते हैं। और वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल,
चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, ये 7 देश जो है ना, ये भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सबसे अधिक जो भूमि सीमा साझा करने वाला जो देश है ना, ये आपका बांग्लादेश है। भारत के साथ लंबी सीमा साझा करने वाला जो देश है ये आपका बांग्लादेश है। और इसकी लंबाई एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए इसकी जो लंबाई है ना, ये आपका 4096 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले, भारत जो 7 देशों के साथ जो सीमा साझा करता है, उसकी टोटल लंबाई, इसकी भूमि सीमा जो पूछा जाता है कि कितने किलोमीटर की है, तो ये आपका 15,200 किलोमीटर का है। जहां पर अगर तट रेखा की लंबाई अगर पूछा जाए तो ये आपका 7,516.6 किलोमीटर का है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो देश है ना, ये आपका चीन देश है। चीन के साथ कितना सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर की, तो ये आपका 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ भारत जो है ये आपका 3,323 किलोमीटर की सीमा जो वो साझा करता है। नेपाल के साथ जो है भारत 1,751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ जो है 1,643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान के साथ जो है भारत जो है ये आपका 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और सबसे कम जो सीमा साझा है ना, ये अफगानिस्तान देश के साथ करता है। और अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर की जो है ये सीमा साझा करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक डायराची सिस्टम से आया था, यानी द्वैध शासन प्रणाली से आया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने जो है द्वैध शासन प्रणाली की जो वो शुरुआत की थी, जो कि आपका ब्रिटिश भारत के प्रांतों में जो है सरकार की दोहरी प्रणाली थी। तो यानी आपका पूछा गया था कि जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत है ना, ये कब किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1919 में किया गया था। और किस सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है इसकी शुरुआत जो वो किया गया था। वहीं अगर बात कर ले 1919 के समय, यानी जब आपका द्वैध प्रणाली की शुरुआत किया गया था, उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, तो ये आपका चेम्सफोर्ड था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रबी की फसल किस महीने से किस महीने तक बोई जाती है। तो देखिए अगर रबी की फसल की बात कर ले तो ये आपका अक्टूबर से दिसंबर के जो है सर्दियों के महीने में इस फसल को जब वो बोया जाता है। और इनकी जो कटाई है ना, यानी रबी फसल की जो कटाई है, ये आपका अप्रैल से जून महीने तक जो है इसकी कटाई जो वो की जाती है। तो अगर बोया पूछा गया होगा तो अक्टूबर से दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर कटाई के बारे में पूछा गया होगा तो फिर आपका अप्रैल से जून जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर रबी की प्रमुख फसलों की बात कर ले तो देखिए गेहूं, जौ, मटर, चना, ये सभी और सरसों जो है, ये सभी जो आपके रबी की जो है ये प्रमुख फसलें हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपके खरीफ फसल के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए खरीफ की जो फसल होता है ना, ये आपका जून जुलाई महीने में जो ये आपका बोया जाता है। और इनकी जो कटाई है ना, ये आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो है इस महीने में खरीफ की फसल जो है वो काटी जाती है। और ये खरीफ की अगर प्रमुख फसलों की बात कर ले तो देखिए चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, बाजरा, शकरकंद, उड़द जैसी फसलें, ये सभी जो आपके खरीफ की फसलों में जो वो शामिल है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए खरीफ की फसल को ही जो है ये आपका मानसून की फसल भी जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर जायद की फसल की बात कर ले तो देखिए जायद की जो फसल है ना, ये आपका मार्च से जून महीने में जो है ये आपका बोया जाता है। और जायद की फसल में आपका कौन कौन सा फसल आ जाता है, तो इसमें आपका तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, ये सभी जो फसलें हैं ना, ये आपके जायद की फसलें हैं। और जायद की फसलों को जो है ये आपका गर्मी की फसल जो वो कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि संजना बथुला ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो एशियन गेम्स हुआ था ना, उसमें संजना बथुला जो है ये सबसे कम उम्र की जो है ये आपकी भारतीय महिला बनी थी, जो कि पदक जीतने वाली जो है ये आपका एशियन गेम्स में आपका जो है सबसे कम उम्र की जो है ये भारतीय महिला जो वो बनी थी। और ये जो आपका किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका स्पीड स्केटिंग 300 मीटर रिले स्पर्धा में जो ये भाग लेती है। तो स्पीड स्केटिंग ट्रैक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो एशियन गेम्स हांगझाऊ चाइना में हुआ था, इसमें जो है आपका जो ये संजना बथुला रही थी ना, ये जो आपका तीसरे स्थान पे रही थी। यानी ये जो है कांस्य पदक भी जो वो जीती थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आया था कि मौसिन राम जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मौसिन राम की बात कर ले तो ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। और किस पहाड़ी में स्थित, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो देखिए मौसिन राम जो है ये आपके मेघालय के जो है
खासी पर्वतमाला पर स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और खासी पर्वतमाला ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भारत के मेघालय राज्य में जो है शिलोंग पठार में स्थित है। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना का जो है स्थापना के लिए जो वो जाना जाता है। तो देखिए इंदौर घराने के स्थापना के लिए जो है ये आपके उस्ताद आमिर खान को जो वो जाना जाता है। तो उस्ताद आमिर खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य घराने की बात कर ले तो देखिए ग्वालियर घराने के जो संस्थापक है ना, ये आपके नथन पीर बख्श को जो वो माना जाता है। रामपुर शहसवान घराने के संस्थापक की बात कर ले तो देखिए इस घराने के संस्थापक जो है ये आपके उस्ताद इनायत खान को जो वो जाना जाता है। जयपुर घराने के संस्थापक की बात कर ले तो इसके संस्थापकों में जो है ये आपके उस्ताद आलिदिया खान को जो वो जाना जाता है। किराने घराने के संस्थापक के रूप में जो है ये आपके उस्ताद अब्दुल करीम खान को जो वो जाना जाता है। पटियाला घराने के संस्थापक के रूप में जो है यह आपके अली बख्श और उस्ताद फतेह अली खान को जो वो जाना जाता है। आगरा घराना का अगर पूछा जाए तो देखिए आगरा घराने के संस्थापक के रूप में जो है यह आपके हाजी सुजान खान को जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हल्दी में जो पीला रंग होता है ना, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए हल्दी में जो पीला रंग होता है ना, ये आपके करक्यूमिन के कारण जो है ये आपका होता है। तो करक्यूमिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोसर महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जो है नव वर्ष की शुरुआत में मनाया जाने वाला जो है एक त्यौहार है। तो देखिए लोसर महोत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका लद्दाख की नव वर्ष की शुरुआत के रूप में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका लोसर त्यौहार है ना, ये आपके तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 11वें महीने के जो है पहले दिन जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि देश के सबसे उम्र दराज सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो है ये आपके किस पार्टी से जो वो संबंधित है। तो देखिए डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की बात कर ले तो ये आपके 2019 में जो है सपा के टिकट पर संभल लोकसभा सीट पर जो वो जीत जो है वो दर्ज किए थे। तो ये जो आपके किस पार्टी से संबंधित है, तो ये आपके सपा यानी समाजवादी पार्टी से जो वो आपके जो है वो संबंधित है। तो समाजवादी पार्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 2023 में जो आपका WPL हुआ था ना, वुमेन्स प्रीमियर लीग, जो कि आपका पहला संस्करण हुआ था 2023 में, इसमें RCB की महिला टीम की जो है कप्तान कौन रही थी। तो देखिए 2023 में जो आपका RCB महिला टीम की जो कप्तान है ना, ये भारतीय ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंदाना रही थी। तो स्मृति मंदाना आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2024 का भी पूछा जाए तो देखिए 2024 का जो WPL हुआ था ना, उसमें भी जो RCB की कप्तान है ये आपका स्मृति मंदाना रही थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2024 का जो आपका दूसरा संस्करण हुआ है WPL का, इसका भी जो विजेता टीम रहा ना, ये आपका जो है RCB ही रहा है। और उप विजेता अगर बात कर ले तो ये आपका दिल्ली का टीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A जो है ये आपका किस भाग में जो है वो वर्णित है। तो देखिए अनुच्छेद 51A की बात कर ले तो ये आपका भाग 4A में जो है वो वर्णित है, जिसमें भाग 4A में जो आपका मौलिक कर्तव्यों का जिक्र जो है वो किया गया है। तो भाग 4A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1976 में, इसके द्वारा जो हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और एग्जाम में पूछा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है कितने मौलिक कर्तव्यों का जो वो सुझाव दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्यों का जो वो सुझाव दिया गया था। और जो 2 अन्य जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है आपके इम्प्लीमेंट किए गए थे। और वर्तमान में जो आपके मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है यह आपका 11 है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, यह आपके 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ना, ये आपका USSR, जिसका वर्तमान में जो नाम है ना वो आपका रूस है। तो रूस देश के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो वो लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका आया था फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 से, यानी फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 को जो है ये आपका किस अधिनियम द्वारा जो इसे संशोधित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका फार्मेसी संशोधन विधेयक था ना 2023 में, ये आपका 3 अगस्त 2023 को जो है लोकसभा में जो वो पेश किया गया था। और ये जो आपका फार्मेसी अधिनियम 1948 में जो ये आपका संशोधन करता है,
तो फार्मेसी अधिनियम 1948 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जो ये अधिनियम था वो क्या था, तो देखिए ये जो आपका अधिनियम था ना, ये आपके फार्मेसी के अभ्यास और पेशे को जो है वो आपका नियंत्रित करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चों ने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पूछा गया था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये आपका भारतीय संसद ने दिसंबर 2023 में जो इसे पारित किया गया था। और ये जो आपका कौन सा अधिनियम को जो है ये आपका प्रतिस्थापित करता है, तो ये जो अधिनियम है ना, ये आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को जो ये आपका प्रतिस्थापित जो वो करता है। तो अगर ये पूछा गया था तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका अधिनियम था ना, ये आपका डिजिटल साक्ष्य जैसे आधुनिक मुद्दों को जो वो शामिल जो है इस अधिनियम के तहत जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुओं के जो उदाहरण जो वो पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तु होता क्या है। तो देखिए पूंजीगत वस्तुएं वे भौतिक संपत्तियां होती है जिनका इस्तेमाल जो है किसी व्यवसाय में उपभोक्ता के लिए जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए जो वो किया जाता है। और इनका जो इस्तेमाल है ना किसी अन्य उत्पाद के निर्माण या फिर सेवा की डिलीवरी में भी जो वो किया जाता है। और पूंजीगत वस्तु के अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए इसमें आपका वाहन, कंप्यूटर हार्डवेयर, कच्चा माल या फिर बुनियादी खाद्य सामग्री, सॉफ्टवेयर, सुविधाएं और संरचनाएं, इसके अलावा फिक्सचर, फर्नीचर, भवन, कारखाने, इसके अलावा मशीनरी में अगर बात कर ले तो इसमें आपके औद्योगिक रोबोट, ग्राउंडर, ड्रिलिंग मशीन और कर्तनी मशीन, आरा मशीन, ये सभी जो है ना ये आपके कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि द ग्लोरी ऑफ पाटन बाय के.एम. मुंशी यानी पाटन की महिमा जो आपका कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा जो ये आपका किताब लिखा गया था, ये जो आपका किस भाषा में लिखा गया था। तो देखिए ये जो आपका पाटन की महिमा ये जो पुस्तक है ये आपका के.एम. मुंशी के द्वारा जो वो लिखा गया था। और ये जो आपका मूल रूप से गुजराती में जो वो लिखा गया था। तो गुजराती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दादाभाई नौरोजी के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक जो वो लिखी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दादाभाई नौरोजी के द्वारा जो है ये आपका एक तो आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी आपका धन की निकासी जो पुस्तक है ना ये आपका दादाभाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया था। इसके अलावा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों जो किताब है ना ये आपके दादाभाई नौरोजी के द्वारा जो वो किया गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दादाभाई नौरोजी को ही जो है ये आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका जो है मिलान करना था, सॉरी यहाँ पे मिलान नहीं, यहाँ पे आपको अरेंज करना था जो कि आपका पद्म पुरस्कार को जो है ये आपका अरेंज करना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पद्म पुरस्कार को जो है ये आपका 3 श्रेणियों में जो वो बांटा गया। और वो 3 श्रेणी कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो तो आपका भारत रत्न है। इसके अलावा आपका सेकंड नंबर पे जो है दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये आपका पद्म विभूषण आ जाता है। थर्ड आपका जो है जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये आपका पद्म भूषण है। और भारत का जो चौथा आपका जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये आपका पद्म श्री है। तो ये जो आपका अगर क्रम में आया होगा तो पहले तो आपका भारत रत्न आ जाएगा, उसके बाद आपका पद्म विभूषण आ जाएगा, उसके बाद आपका पद्म भूषण आ जाएगा, उसके बाद जो आपका पद्म श्री आ जाएगा। और इन पुरस्कारों की जो शुरुआत है ये आपका वर्ष 1954 में जो वो किया गया था। और इस दौरान इन्हें पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग में जो वो बांटा गया था। और 1955 के बाद इनका नाम बदलकर जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जो वो कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि पंजाब विधान परिषद को किस वर्ष जो वो समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए पंजाब विधान परिषद को जो है ये आपका 1 जनवरी 1970 को जो वो समाप्त कर दिया गया था। तो 1 जनवरी 1970 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका किस अधिनियम के तहत पारित किया गया था। तो देखिए इसके लिए पंजाब विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969 जो वो पारित किया गया था। और इस अधिनियम के लागू होने के बाद पंजाब की जो विधायिका थी ना ये किस प्रकार का हो गया था। तो ये आपका एक सदनीय हो गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंजाब विधान परिषद ये जो आपका पंजाब विधानसभा का जो है ये आपका सभागृह था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए।
और ये जो आपका 1952 से 1969 तक जो ये आपका कार्यरत था। और उस समय जो पंजाब विधान परिषद में कितने सीटें थी, तो ये आपका 39 सीटें थी। और वर्ष 1966 में पंजाब के 3 भागों में बांटकर जो है ये आपका 3 राज्य जो वो बनाया गया था। और वो 3 राज्य कौन कौन से थे, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जो है ये अलग राज्य जो वो बनाया गया था। और इस बंटवारे के बाद जो है मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद की जो सीटें हैं ना, ये आपका घटकर जो वो 40 जो वो कर दिया गया था। और विधानसभा की सीटें बढ़कर जो ये कितना कर दिया गया था, तो देखिए विधानसभा की सीटें बढ़कर जो ये आपका 104 कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए विजयनगर राज्य की जो स्थापना है ना, ये संगम वंश के द्वारा जो वो किया गया था। और संगम वंश के किस शासक के द्वारा किया गया था, तो ये आपका 1336 में हरियर और बुक्का नामक राय 2 भाइयों के द्वारा जो वो किया गया था। तो संगम वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और विजयनगर राज्य की स्थापना ये जो है किस नदी के तट पर किया गया था, तो ये आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वंश का जो आपका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था ये कौन था। तो देखिए संगम वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था ना, ये आपका देवराय द्वितीय था। और मैं आपको बता दूं कि संगम वंश का जो आपका अवधि रहा था ना, ये आपका 1336 से लेकर जो है 1485 तक रहा था। एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर वंश के जो आपके 4 शासक थे उनका क्रम जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपके संगम वंश आए थे, जिनका क्रम मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपके जो है सालू वंश आए थे, जिसकी जो स्थापना है ये आपके सालू नरसिम्हा के द्वारा जो वो किया गया था। और इनका जो आपका अवधि है ये आपका 1485 से लेकर जो है 1505 तक रहा था। और संगम वंश को समाप्त करके जो है सालू नरसिंहा जो है ये आपके सत्ता में आए थे। उसके बाद जो आपका तुलु वंश आया था, और तुलु वंश की जो स्थापना है ये आपका वीर नरसिंह के द्वारा जो वो किया गया था। और इनका जो ये अवधि है ये आपका 1505 से लेकर जो है 1570 तक रहा था। और कृष्णदेव राय जो है ये आपके तुलु वंश के थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय ये जो आपके किस वंश से संबंधित है, तो ये आपके तुलु वंश से संबंधित है। उसके बाद जो आपका अरविडु वंश आया था, और अरविडु वंश की जो स्थापना है ये आपका तिरुमल के द्वारा जो वो किया गया था। और ये जो आपका 1570 से लेकर 1650 तक रहे थे। और ये जो आपका विजयनगर साम्राज्य का जो है ये आपका अंतिम वंश रहा था। तो ये चारों वंश का जो है आपको सभी को जो वो ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका सर्दी के भाग से आया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के कुछ हिस्से को जो है सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती है, इसलिए जब उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की ओर झुकता है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में जो ये आपका गर्मी होता है। और जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में जो ये आपका सर्दी होता है। तो यही शायद आपसे पूछा गया था कि जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है तो ये किस गोलार्ध में जो वो सर्दी होता है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में जो वो सर्दी होता है। तो उत्तरी गोलार्ध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात कर ले तो देखिए इंग्लिश में जो है आपका स्टडी का जो है आप और एनर्जी का जो आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था। इसके अलावा अगर क्लोज्ड की बात कर ले तो देखिए बर्ड पैट पर जो है आपका बेस्ड जो है एक आपका क्लोज टेस्ट जो है वो पूछा गया था। वहीं अगर ईडियम की बात कर ले तो देखिए ईडियम में जो आपका 2 ईडियम आया था। एक तो आपका आया था कि रीड बिटवीन लाइन, ये जो आपका ईडियम जो वो पूछा गया था। और दूसरा जो ईडियम था ये आपका ए पीस ऑफ केक, ये जो आपका दूसरा ईडियम जो है वो पूछा गया था। वहीं अगर स्पेलिंग की बात कर ले तो स्पेलिंग एरर जो आपका सक्सेस का जो वो पूछा गया था। तो देखिए सक्सेस का जो आपका सही स्पेलिंग होता है ना, वो आपका SUCCESS, ये जो आपका सक्सेस का जो है वो सही स्पेलिंग होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।